हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए, मैं जिनेश्वर कुमार पुनः आप सभी को इस परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं आज के सेशन की ओर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर हम लोग अध्ययन कर चुके थे, उसके जो भी अभ्यास प्रश्न हैं उन सभी अभ्यास प्रश्नों के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, किसके बारे में? जो भी हम लोग पिछले क्लास में अध्ययन कर चुके हैं चला रासायनिक अभिक्रिया को, उसी के अभ्यास प्रश्न के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसके पिछले क्लास में जो भी थ्योरेटिकल प्रश्न था, मतलब थ्योरी के अंदर जो भी चैप्टर में जो प्रश्न थे उनको हम लोग अध्ययन किए। आशा और विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे कि उसमें जो भी अभ्यास प्रश्न है बतलाए थे, लगभग 20 प्रश्न हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चन को आज करेंगे। उसके बाद से फिर जो भी बचेगा उस क्वेश्चन को अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। आज प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग आज का सेशन। प्रारंभ करने से पहले आपसे नम्र निवेदन है कि अगर इस परिवार से नहीं जुड़े हैं, चला अभी तक इसका लाभ नहीं ले रहे हैं और वीडियो देख रहे हैं, तो जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अगर जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद है, और जुड़ चुके हैं तो इस सेशन को शेयर करें ताकि प्रत्येक स्टूडेंट को इससे लाभ हो सके। चलिए आज का सेशन हम लोग प्रारंभ करते हैं, और प्रारंभ करने से पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अभ्यास प्रश्न। यह पहला प्रश्न कहता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको प्रश्न, लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? तो पहले अभिक्रिया देखिए क्या लिखा है कि लेड ऑक्साइड जो है, कह रहा है लेड ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके, कार्बन से अभिक्रिया किया तो क्या बना दिया? लेड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। लेड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, प्रश्न में दिया हुआ है। और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन क्या दिया है चला, कि सीसा अपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। तो हम पढ़ा चुके थे, यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, उपचयन और अपचयन पढ़े थे हम लोग टॉपिक में। उपचयन में बताए थे कि अगर ऑक्सीजन जुटेगा या हाइड्रोजन को हटाएंगे तो यह उपचयन होता है, और जो अपचयन है हाइड्रोजन को जोड़ना था और ऑक्सीजन को हटाना था। बस इतना ही से ये क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए इस पीबी से इस पीबी, इस सीसा से इस सीसा के पास चलते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिमूविंग हो रहा है। तो ये कौन सा प्रक्रिया हो रहा है? अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और किसका अपचयन हो रहा है चला? तो पीबी का, लेड का या सीसा का क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। चलिए इस कार्बन से इस कार्बन के पास चलो चला, यहाँ पे कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है। तो ऑक्सीजन जुट रहा है तो क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। कौन सा प्रक्रिया हो रहा है? उपचयन हो रहा है। और किसका? तो कार्बन का उपचयन हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। तो कार्बन का उपचयन और लेड का अपचयन हो रहा है। यहाँ पे आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ से अगर ऑप्शन देखें हम लोग कि कौन सा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। जहाँ भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन पे हम लोग क्या करेंगे? टिक आउट करेंगे। मतलब इसमें ऑप्शन दिया है दूसरा नंबर ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। कार्बन का उपचयन हो रहा है और लेड का अपचयन हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है। क्या दिया है चला? एक समीकरण दिया हुआ है। क्या समीकरण है? उस समीकरण को हम लिखते हैं। कह रहा है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम से अभिक्रिया करके L2O3 और प्लस आयरन का निर्माण करता है। ठीक है, अब इसमें कह दिया ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो अभिक्रिया के प्रकार में हम क्या क्या पढ़ाए थे?
संयोजन अभिक्रिया पढ़ाए थे, वियोजन अभिक्रिया पढ़ाए थे, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए थे, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए थे, उदासीन अभिक्रिया पढ़ाए थे ना। याद है कि नहीं चला? याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए। मेहनत ही सफलता का एक क्या है, कुंजी है, की है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। मेहनत करना पड़ेगा चला। सिर्फ हमारे कहने से, यहाँ पे बकबका देने से आपको समझ में नहीं आ जाएगा। आपको कॉपी कलम लेकर बैठना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। जो क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं उसको हल करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं, अच्छा मार्क्स ला सकते हैं और किसी जॉब के प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं चला कि जो यह आयरन है, यह आयरन को हटा दिया जा रहा है। किसके द्वारा? इस एल्युमिनियम के द्वारा। यहाँ पे Fe2O3 है। अब इस ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एल्युमिनियम आ गया और यह आयरन क्या जा रहा है? हट जा रहा है। तो जब एक ही किसी यौगिक से किसी तत्व का अगर किसी अन्य तत्व के द्वारा क्या किया जाए? हटाया जाए, तो इस अभिक्रिया को क्या सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया कहे थे। विस्थापन अभिक्रिया कहे थे। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा अभिक्रिया कर रहा है? विस्थापन अभिक्रिया। इसी में दो विस्थापन अभिक्रिया होता था। मान लीजिए यहाँ पे और कुछ रहता और यह यहाँ पे चला था और जो यहाँ पे अन्य तत्व था इसके साथ यह जुड़ जाता, तो अब इसे कहते हैं क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? विस्थापन अभिक्रिया कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। कह रहा है लौह चूर्ण तत्व पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? सही उत्तर पर निशान लगाए। पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह रहा है लौह चूर्ण तो आयरन हो गया प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब इसके साथ अभिक्रिया करके यह क्या बनाता है इसको देखना है। ठीक है, अब क्या बनाता है देखिए यहाँ पे। जब यह अभिक्रिया करता है तो ये क्या है चला? धातु है और यह अधातु है। ठीक, और हम बतलाए थे कि धातु और यह टोटल क्या हो गया? यह अम्ल हो गया। ठीक, तो बतलाए थे हम अभिक्रिया, धातु के रासायनिक अभिक्रिया में हम पढ़ाए थे कि कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। क्या? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या है? धातु हो गया। यह क्या है चला? धातु हो गया और यह क्या हो गया? अम्ल हो गया। धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगा। तो हम लोग हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर दिए और फिर यह FeCl का निर्माण करता है, FeCl3 का निर्माण करता है, आयरन क्लोराइड का निर्माण कर लेता है। मतलब क्या क्या बना दिया? आयरन क्लोराइड और H2 गैस का निर्माण करता है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। पहला ही इसका ऑप्शन दिया गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? यह लैंग्वेज प्रश्न हो गया। तो सुनिए, संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? अब देखो यहाँ पे इसी को हम लोग संतुलित करने का प्रयास कर रहे हैं। मान लेते हैं यहाँ पे है, इसको संतुलित करना है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले तो धातु को, धातु बराबर है, उसके बाद से अधातु को, अधातु एक गो है, इधर 3 गो है, तो क्या कर देंगे? इधर 3 लगा देंगे, लगा दिए। लेकिन देखा जा रहा है कि अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे? 3 लगा देंगे। तो 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? 6 कर देंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन तो 6 हो गया, लेकिन क्लोरीन इधर 6 हो गया, क्लोरीन इधर 3 हुआ है, तो 2 से मल्टीपल करके और यहाँ पे भी 2 से मल्टीपल कर देंगे। ये हमारा बैलेंस हो गया। अगर इसको लैंग्वेज में लिखा जाए तो कहा जाता है चला कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी भी रासायनिक समीकरण में
अगर अभिकारक में परमाणु की संख्या और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो इसे रासायनिक संतुलित समीकरण कहते हैं। लिख देते हैं हम कि, ठीक है, तब इसे क्या कहते हैं हम लोग, संतुलित समीकरण कहते हैं। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया है कि संतुलित समीकरण को संतुलन करने के लिए क्या आवश्यकता पड़ गया। देखिए, संतुलित समीकरण जब हम लोग करते हैं तो उसे हम लोग को बहुत सारा ज्ञान होता है। यह ज्ञान होता है, क्या है ज्ञान में, कि कितना मॉलिक्यूल्स अभिकारक हम यूज किए और कितना मॉलिक्यूल हमको उत्पाद बना। पहला तो यह हो गया। इसका भारात्मक रूप पता चलता है कि इसका भार क्या होगा, इसका भार क्या होगा। आयतनिक संख्या भी पता चलता है कि जो भी हम लोग आयरन का उपयोग किए हैं या HCl उपयोग किए हैं, इसका क्या आयतन है, और यहाँ पे दोनों जो आयरन क्लोराइड और H2 गैस का निर्माण हुआ है, इसका क्या आयतन है, इसका भी हम लोगों को क्या चलता है, पता चलता है। इसलिए समीकरण को क्या करना चाहिए या क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चला 5वां क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। कह दिया है कि निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण रूप में परिवर्तित करके क्या कर देना है, उन्हें संतुलित करना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन चला इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो घबराना नहीं है, कंटिन्यू रहना है और पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। नोट्स आप लोग नहीं बनाते हैं, नोट्स बनाइएगा तभी कुछ समझ में आएगा। तो पहला इसको देखते हैं। कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन का पहला है, कह रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया बनाता है। बहुत बढ़िया है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके और अमोनिया का निर्माण करता है। अभिक्रिया तो लिख दिए, लेकिन इसको बैलेंस करना है। चला, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 गो है, यहाँ पे 1 गो है, यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। यहाँ पे अब हाइड्रोजन 6 गो हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा देंगे। ये हमारा समीकरण क्या हो गया, बैलेंस हो गया। दूसरा कह रहा है, चला इसी का दूसरा कह रहा है कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन करके, हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब H2S वायु में दहन करके क्या बनाता है, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता था। बना दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करा दीजिए। ये हो गया हमारा बैलेंस। समझ रहा है। हमारा रासायनिक समीकरण क्या था, हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन में दहन करके सल्फर डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। सिर्फ ये अभिक्रिया लिख दिया, इसको समीकरण में लिख दिए, और समीकरण लिखने के बाद से इसको क्या किया, हम लोग बैलेंस कर दिए। बैलेंस करने के लिए हम बतला दिए हैं, पहले धातु, उसके बाद अधातु, तब हाइड्रोजन, उसके बाद से ऑक्सीजन। यहाँ पर उसी विधि से हम बैलेंस कर दिए। अगला इसका कह रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड BeCl3 L2SO4 का होल ट्राइस, या आपस में अभिक्रिया करके एल्युमिनियम क्लोराइड LCl3 और प्लस में बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है, BeSO4 का निर्माण करता है, BeSO4 का निर्माण करता है। अब इसको बैलेंस कर देना है। SO4 3 गो है, तो यहाँ पे SO4 2 गो है, यहाँ पे 3 लगा दीजिए, हो गया। क्लोरीन 3 गो है, क्लोरीन 3 गो है। यहाँ पे देख रहे हैं एल्युमिनियम 2 गो है, यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 1 गो है, यहाँ पे 2 लगा देंगे, एल्युमिनियम बैलेंस हो गया। क्लोरीन के पास अब 6 गो हो गया, क्लोरीन यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्या, एल्युमिनियम 2 गो L2SO4 का होल ट्राइस BeCl3 BeCl2 होता है जी, बेरियम क्लोराइड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया, बेरियम क्लोराइड। अब बैलेंस हो जाना चाहिए, 3 दूना 6 और यहाँ पे 3 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। ठीक है, चला थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, अभिक्रिया को संतुलित करने में थोड़ा सा दिमाग लग जाएगा, बन जाएगा। ठीक,
कोई भाष्प नहीं है। देख लेते हैं फिर से, बेरियम क्लोराइड है, एल्युमिनियम सल्फेट यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है, LCl3 और BeSO4 का निर्माण करता है। बैलेंस करने के लिए पहले एल्युमिनियम को देख लेते हैं, 2 एल्युमिनियम यहाँ पे है, 2 के लिए यहाँ पे 2 लगा दिए। और उसके बाद जब एल्युमिनियम 2 हो गया तो सल्फेट देख लेते हैं, सल्फेट कितना है, SO4 3 गो है, SO4 1 था, यहाँ पे 3 लगा दिए, हो गया। उसके बाद से बेरिलियम के पास आ जाते हैं। बेरिलियम देख रहे हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 गो था, तो यहाँ पे 3 लगा दिए। उसके बाद क्लोरीन देख लेते हैं, 3 दूना 6 गो और 3 दूना 6 गो, ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण रूप से बैलेंस हो गया। चौथा आते हैं, लास्ट है पोटेशियम। धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पोटेशियम जो है यह जल के साथ, सब पढ़ाया हुआ चला, क्वेश्चन पूछा है। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको थ्योरी में हम नहीं बताए हैं, सब क्वेश्चन को थ्योरी में हम बतला चुके हैं। अगर ध्यान से थ्योरी पढ़े होंगे तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो पहला काम क्या है, थ्योरी को पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, उसको बार बार पढ़िए। उसके बाद से तू चला जब जाएगा क्वेश्चन पे तो धुआं धुआं करेगा क्वेश्चन को, एकदम पूरा उसको क्या करते हैं, पूरा धुआं धुआं करेगा क्वेश्चन, तब तुरंत समझ में आएगी सर क्या पढ़ा है। अगर थ्योरी नहीं पढ़ता है तब तक ये समझ में नहीं आने वाला है, तू धुआं धुआं हो जाएगा, क्वेश्चन तोहरा धुआं धुआं कर देगा। इसलिए पहला काम क्या है तुम्हारा, सब्जेक्ट जो थ्योरी पढ़ाया गया है उस थ्योरी को बढ़िया से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए, कमेंट का जवाब हम देंगे और आपको पुनः समझाएंगे, ठीक। और समझ में जब पूर्ण रूप से थ्योरी समझ में आ जाए उसके बाद से आप आइए कहाँ पे, क्वेश्चन पे, एकदम बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा भाई, कॉपी किताब से ही क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो पहले थ्योरी, पहला काम क्या है, प्राइमरी हमारा काम क्या रहेगा, थ्योरी को समझना। उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, आराम से बनेगा, पूरा एकदम धुआं धुआं होगा क्वेश्चन। चलिए, पोटेशियम जो है जल से अभिक्रिया क्या कर रहा है, पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है, वाह, KOH का निर्माण कर रहा है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। बतलाए भी थे कि कोई भी धातु जो होता है, यह क्या है, चला, यह धातु है, यह क्या है, यह धातु है और यह जल है। रासायनिक अभिक्रिया में बताए थे कि धातु जल से अभिक्रिया करके हाइड्रो ऑक्साइड और क्या बनाता है, H2 गैस का निर्माण करता है। अब इसको बैलेंस कर देना है। बैलेंस करने के लिए देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे पहले पोटेशियम देख लीजिए, बैलेंस है। हाइड्रोजन के पास आ जाइए, हाइड्रोजन 2 गो है, इधर हाइड्रोजन 3 गो है, तो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, बढ़ाइए। तो इधर भी क्या करिए, दोनों तरफ बराबर करना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 करने के लिए यहाँ पे 4 कर दिए, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन या और 2 हाइड्रोजन या 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन भी 4 हो गया, 2 दूना 4। ऑक्सीजन की बात आता है तो ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। पोटेशियम इधर 2 है, लेकिन पोटेशियम अभी तक इधर 1 ही है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, चला 2 लगा देते हैं। हमारा जो समीकरण है यह समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित हो चुका है। लिखिए कुछ, इसको लिख लीजिए, कॉपी यार, कॉपी कलम तुलो लेके बैठो और लिखा कीजिए जो बतलाया जा रहा है। जब तक लिखिएगा नहीं तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ गया, सब समझ में आ गया। जैसे समझ में आया कि आपको सब समझ में आ गया, सब चला गोल हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। कॉपी में लिखे रहिएगा, तो फिर से अगर कोई दिक्कत है तो उसको क्या करेंगे, एक बार रिवीजन और कर लेंगे। फिर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करेंगे, सर यहाँ पे दिक्कत है, फिर हम आके समझाएंगे आपको। तो घबराना नहीं है, थ्योरी पे ध्यान दीजिए और क्वेश्चन आराम से बनेगा, मतलब अच्छा तरीका से बनने वाला है। चलिए, समझ में आ गया होगा। तो आज का सेशन में हम लोग देखें 5 क्वेश्चन, इसके बाद से अगले सेशन में पुनः हम लोग मिलेंगे और पुनः हम लोग देखेंगे अगला 5 क्वेश्चन। उसके बाद से ऐसे करते हुए पूरे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे और पूरे इस चैप्टर का क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। और यहीं तक आज का सेशन जो है आज हम लोग खत्म करते हैं यहीं पे, और फिर मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद और पुनः
आपसे हम कहेंगे कि इस सेशन को पूरा शेयर कीजिए। जो भी स्टूडेंट इससे वंचित है, जिनको यह नहीं मालूम है कि सर पढ़ा रहे हैं, 11th का भी बैच अनाउंसमेंट हो चुका है, 11th वाले लोग भी तैयार रहिए केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो मैट्रिक वाले का भी जो क्लास चल रहा है, इस क्लास के से लाभ लीजिए। और जो भी मैट्रिक वाले स्टूडेंट आपके साथी समाजी, जो भी आस पड़ोस जो भी है, हित रिश्तेदार जो भी है, उन सभी को शेयर कीजिए ताकि उनको लाभ मिल सके। और आज से जो भी पिछले 19 तारीख से ही जो मैट्रिक पास कर चुके हैं, बहुत अच्छा न्यूज है, जो भी मैट्रिक पास कर चुके हैं उनका क्या कर दिया गया है, उनके लिए 11th का फॉर्म भरा रहा है। 19 तारीख से फॉर्म भर सकते हैं, बिहार बोर्ड के वेबसाइट पर जाके आप भर सकते हैं। दूसरा खुशी की बात है कि जो भी स्टूडेंट 11th 12th जो पास आउट कर रहे थे, 12th पास किए थे या मैट्रिक पास किए थे, जिनका क्रॉस लगा था, उन सभी स्टूडेंट को सरकार ने क्या किया है, पास कर दिया है। लो बेटा दान लो, ये सब क्या हो गया, मतलब कह दिया कि इस कोरोना काल में सबको पास कर दे रहा है और सबको पास कर दिया गया है, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं। हाँ, जो भी क्रॉस जिनका लगा था वो अपने वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, रोल नंबर रोल कोड डालेंगे, आपका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट शो हो रहा है। अपना रिजल्ट आप वहाँ से ले सकते हैं और देख सकते हैं। और आप भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर मैट्रिक में है तो 11 12 के लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और 12 जो है वे लोग अपना आगे की पढ़ाई की प्रक्रिया अपना करेंगे, ठीक है। बहुत खुशी की बात है कि बिहार बोर्ड ने सबको पास आउट कर दिया, ठीक है। तो यहीं पे आज का सेशन हम लोग खत्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।